को लेकर महागठबंधन में सिर्फ उठौल खत्म नहीं हो रहा। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के आगे घुटने टेक चुकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आपको पूरी खबर बताएंगे। थोड़ी देर में आपको बताएंगे कैसे लालू ने कांग्रेस को पूर्णिया में गच्चा दे दिया है, खेला कर दिया है। बिहार में कई सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच खींचतान बढ़ गई है। उधर यूपी में अखिलेश अपनों के कलेश में उलझ गए। मुरादाबाद और रामपुर में दो प्रत्याशी मैदान में हैं। मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट कटना तय है। वो नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं, लेकिन जेल में बंद आजम खान की करीबी रुचि वीरा को यहां से प्रत्याशी बनाना पड़ा है। उधर आजम के गढ़ रामपुर में भी समाजवादी पार्टी दो फाड़ हो गई है। आजम के करीबी असीम रजा को ने भी पर्चा भर दिया और मौलाना मोहिबुल्ला ने भी नामांकन दाखिल कर लिया है। मोहिबुल्ला को अखिलेश ने टिकट दिया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गाड़ी पटरी से उतरती नजर आ रही है। यहां भी महाविकास आघाड़ी आपसी टकराव से जूझ रही है। कांग्रेस से चर्चा किए बगैर उद्धव गुट ने 17 प्रत्याशी को टिकट दे दिया। इनमें 3 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस अपने लिए चाहती थी। तो क्या वाकई में विपक्ष आपस की जो उलझन है उसमें फंसा रह जाएगा? अब सवाल जो है आपके सामने हम रखते हैं। डिबेट का सवाल यह है कि भाई क्या आपस में भिड़ेंगे तो फिर मोदी से कैसे लड़ेंगे? 24 में चुनावी लड़ाई कैसे संभव हो पाएगी? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि मतदान से पहले क्या विपक्ष का काम तमाम हो जाएगा? क्योंकि मतदान तक विपक्षी कुनबा बिखर गया तो फिर कहां का विपक्ष और कैसा मुकाबला? और सबसे बड़ा सवाल, तीसरा सवाल यह कि क्या विपक्ष तैयार है और मोदी को कराएगा 400 पार? इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और रिपोर्ट दिखाने के बाद आपको बताएंगे एक ब्रेकिंग न्यूज जो बिहार से आ रही है, जो पूर्णिया से आ रही है। पहले रिपोर्ट देखते हैं। सियासी युद्ध का बिगुल बज चुका है। मोदी 400 पार के लिए हुंकार भर रहे हैं। एक एक सीट पर खुद नजर रख रहे हैं ताकि हैट्रिक पक्की हो सके। मोदी ने विपक्ष के सामने अकेले ही मोर्चा संभाल रखा है। पूरा देश कह रहा है, आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। और इसलिए लोग कह रहे हैं 4 जून को 4 जून को 4 जून को। उधर विरोधी आपस में ही भिड़ गए। सीटों को लेकर सिर्फ फुटअव्वल चल रही है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र और बिहार तक विपक्ष आपसी तकरार से जूझ रहा है। यूपी में अखिलेश अपनों के कलेश में उलझ गए हैं। 2 सीटों रामपुर और मुरादाबाद में जबरदस्त तकरार मची है। कैसे, ये समझिए। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं। मौजूदा सांसद एसटी हसन पर्चा भर चुके हैं, जिसके बाद रुचि वीरा ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। रुचि वीरा आजम खान की करीबी है, जिसकी वजह से एसटी हसन का पत्ता काटना पड़ा। मुरादाबाद से मौजूदा समाजवादी पार्टी सांसद हैं एसटी हसन। उधर रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने पर्चा भर दिया। आजम के करीबी आसिम रजा ने समाजवादी पार्टी से नामांकन भर दिया, तो इमाम नदवी ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। अखिलेश ने नदवी को दिया है टिकट, लेकिन जेल में बंद आजम खान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज आपने किस पार्टी से पर्चा? मैंने बताया समाजवादी पार्टी से भरा, समाजवादी से भरा जैसा। हसन साहब कह रहे हैं अभी हमारा टिकट है, ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ तो बताइए थोड़ा, किसका टिकट है, कौन प्रत्याशी है? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए या उनसे डॉक्टर साहब से पूछिए। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से हूँ। बस देखिए, अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, ये सब हमारे नेता कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा। पर अभी कोई ये तो है नहीं कि 30 तारीख तक के वो मैं नहीं लड़ूंगा। अगर पार्टी आप चाहेगी तो आप भी लड़ सकते हो। उधर बिहार में भी महागठबंधन की सीटों को लेकर पेच फंसा है। पप्पू यादव पूर्णिया से टिकट पाने के लिए अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर चुके हैं, तो उधर लालू ने खेला कर दिया। जेडीयू छोड़कर आई बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट की
उम्मीद दे दी। बिल्कुल बिल्कुल है, और हमारे जनता जो है तैयार है, पूर्णिया का जनता, और बिल्कुल एकदम एड़ी चोटी लगा करके हमारे जनता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आइएगा मैदान में। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो आप पूर्णिया से लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको लोकसभा लड़ाएंगे तो बिल्कुल लड़ेंगे हम। ये पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। चुनाव लड़ना होगा तो सिर्फ पूर्णिया से लड़ेंगे, कहीं और से नहीं। बिल्कुल हर परिस्थिति में जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। बिहार में महागठबंधन के बीच पूर्णिया, औरंगाबाद, सिवान, कटिहार समेत 6 सीटों पर आपसी टकराव है, तो उधर महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं। उद्धव गुट ने 17 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिससे संजय निरुपम भड़क गए हैं। दरअसल उन्हें पश्चिम मुंबई सीट से चुनाव लड़ना है, लेकिन यहां से उद्धव गुट ने अमोल कीर्तिकर को टिकट दे दिया है। कांग्रेस का जो कैडर है, जो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग शिवसेना के इस कैडर का, शिवसेना के इस उम्मीदवार का विरोध करेंगे। और सिर्फ कैडर ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे, ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूं। और मैंने कहा था कि शिवसेना के साथ अलायंस करके, गठबंधन करके, युति करके आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं। ये धीरे धीरे एक डी जनरेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। आज 5 साल बाद बिल्कुल मुंबई में वही चीज दिख रहा है। हमने कहा था शिवसेना के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए कांग्रेस का, आप हार गए, कोई दिक्कत नहीं। 24 के रण में मोदी का मुकाबला करने निकला विपक्ष आपस में ही भिड़ रहा है। ऐसे में मोदी की राह और आसान होती दिखाई पड़ रही है। क्या विपक्ष में आपसी तकरार मोदी को कराएगा 400 पार? आपस में भिड़ने वाला विपक्ष आखिर कैसे करेगा मोदी से मुकाबला? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। और इस विषय पर डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर भुवन जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए, संजय गुप्ता नेता शिवसेना हमारे साथ जुड़े हुए, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए, और प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार का हम इंतजार कर रहे हैं। जब आएंगे तो उनको भी कनेक्ट कर लेंगे। क्यों संजय जी? तो ये डिबेट शुरू करें, लेकिन सभी मेहमानों को और दर्शकों को मैं बिहार से एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाना चाहता हूं, और ये इसी डिबेट से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज है। बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इसलिए मैं ये ब्रेकिंग न्यूज रखना चाहता हूं। जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई स्क्रीन पर। बिहार से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार में लालू ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस को लालू ने दिया है बहुत बड़ा झटका। बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट दे दिया है। पप्पू यादव टिकट चाहते थे, थोड़ी दिन पहले कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा था, अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया था, लेकिन पप्पू यादव के साथ ऐसा लग रहा है जैसे मोए मोए हो गया है। और पप्पू यादव टिकट के लिए कांग्रेस में आए थे। बीमा भारती ने कहा है कोई विवाद नहीं है, पप्पू यादव का आशीर्वाद भी मिलेगा, लेकिन जेडीयू से आरजेडी गई, बीमा भारती को तोहफा मिला है, और ये तोहफा है पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने का तोहफा। तो अब पप्पू यादव क्या करेंगे? पप्पू यादव कह रहे हैं कि पूर्णिया हमारी मां की तरह है, एक तरफ दुनिया एक तरफ पूर्णिया। लेकिन पहले बीमा भारती का रिएक्शन सुनवाते हैं आपको। और हमारे नेता जो है माननीय जो लालू प्रसाद जी है, और उसके सामने में कोई चुनौती नहीं है। उनका आशीर्वाद मिल चुका है और पूर्णिया में कोई चुनौती नहीं है। नहीं, जो उनका भी हम सम्मान करते हैं और वो भी साथ रहेंगे। जो महागठबंधन का निर्णय हो चुका है तो वह सर्वमान है, और हमको जो आशीर्वाद मिला है, और जो हमारे पप्पू जी हैं, आदरणीय हैं, गार्जियन हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे वो भी हमारे चुनाव में सहयोग करेंगे, गार्जियन बन के पूर्णिया में रहेंगे। कोई टकराव ही नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे महागठबंधन मजबूती के साथ पूरे बिहार में 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। बीमा भारती दावा कर रहे हैं कहीं कोई चुनौती नहीं है, पप्पू यादव का भी साथ मिलेगा, वो भी साथ आएंगे, लेकिन पप्पू यादव के बयान से ऐसा लग नहीं रहा है। पूर्णिया को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पप्पू यादव ने बगावत के संकेत दे दिए हैं। पूर्णिया को लेकर पप्पू यादव का बड़ा बयान आ गया है। एक तरफ दुनिया, एक तरफ पूर्णिया, किसी हाल में पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, पूर्णिया मेरी मां की तरह है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को टिकट दिया है और कांग्रेस के टिकट से लड़ना चाहते थे पप्पू यादव। मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ, दुनिया की जितनी ताकत हो
सब एक तरफ, मेरी ज़िंदगी के लिए पूर्णिया एक तरफ। जी सर, वो नेतृत्व को तय करना है। ना मैं 3 में हूँ, ना 13 में हूँ। मैं पूर्णिया अपने घर में हूँ, पर्व के बीच हूँ। हमेशा बच्चे माँ के बीच रहता है पर्व में, इसीलिए मैं अपनों के बीच हूँ। तो प्रेम कुमार जी क्या कहना चाहेंगे आप? प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, स्क्रीन पर लेकर आइए प्रेम कुमार जी को। प्रेम कुमार जी, तो बड़ी विडंबना वाली स्थिति हो गई भाई, कहीं से कोई बात ही बनती नहीं दिख रही है। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी अलग उधर बेपटरी हुई पड़ी महाराष्ट्र में। संजय निरुपम अलग मोर्चा खोले हुए, यूबीटी गुट अलग मोर्चा खोला हुआ है, एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयान सामने आ रहे हैं। बिहार में पूर्णिया सीट को लेकर मामला फंस गया है और कहा जा रहा है आरजेडी ने कांग्रेस के साथ खेल कर दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या हो रहा है। रामपुर मुरादाबाद में 2-2 प्रत्याशी मैदान में आ गए, दोनों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। हालांकि पता चला है कि मामला अब संभाल लिया है अखिलेश यादव जी ने, ऐसी जानकारी भी मुझे मिली है। लेकिन ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है, वोटिंग वाले दिन तक रहेगी, तो आम लोग डिसाइड कैसे करेंगे प्रेम कुमार जी कि भाई हमें जाना किस तरफ है? देखिए विवेक जी, ये स्थिति पूरे देश में हर पार्टी में देखने को मिलती है। अलग बात है कि आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो पूर्णिया है, वो पप्पू यादव हैं। लेकिन पप्पू यादव भी क्या बोल रहे हैं? मैं पूर्णिया डिस्कस नहीं कर रहा हूं प्रेम कुमार जी, मैं ओवरऑल डिस्कस कर रहा हूं। पूरे विपक्ष की स्थिति डिस्कस कर रहे हैं और एक तरफ मोदी की स्थिति डिस्कस कर रहे हैं। तो हम तो आप सत्ता पक्ष की भी स्थिति डिस्कस कर लीजिए ना, तो वहां भी जोड़ रहा था। मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल ये स्थिति है। कुछ उदाहरण उधर से भी दे सकते हैं, अभी दे सकते हैं, लेकिन चलिए जो है, अभी आपने पप्पू यादव का ही बयान सुनाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस के फैसले के अगेंस्ट जाएंगे, बोला है उन्होंने हम 3 में है ना 13 में, अब कांग्रेस जो बोलेगी वो करेंगे। हाँ, दावा जहाँ तक है उन्होंने पेश किया है, कांग्रेस भी पेश कर रही थी दावा, गठबंधन में दोनों पार्टियां दावा कर रही थी। तो उसके बाद फाइनली तो एक ही उम्मीदवार होगा, ये तय है। और इसमें कुमार जी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बना होगा, ऐसे ही गठबंधन भाई हम आप साथ चुनाव लड़ेंगे, ऐसे गठबंधन तो नहीं होता, हम आप लोग जानते हैं। नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम गठबंधन के लिए होता है, लेकिन जब उम्मीदवार देते हैं तो दावेदारी एक जगह पर 2 पार्टियों की होती है, इसीलिए तो टाइम लगता है। और यही कारण, अब जैसे संजय निरुपम जो भावनाएं रख रहे हैं, एक कार्यकर्ता की पीड़ा रख रहे हैं, वो उनकी पीड़ा है, हो सकता है उनकी बात ना मानी जाए, हो सकता है। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में समझा दीजिए आप मुझे। देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और वो मिल करके की है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं की है। भले संजय निरुपम उस निर्णय में शामिल ना हो, लेकिन गठबंधन लेवल नाराज बताए जा रहे हैं, सिर्फ संजय निरुपम की बात थोड़ी है। नहीं, शरद पवार कोई छोटे मोटे नेता तो नहीं है। नहीं, शरद पवार जी ने कोई ऐसा बयान थोड़ी दिया है नाराजगी का, लेकिन चर्चा क्या है हम उस पर नहीं जाएंगे। शरद पवार जी इतने इमेच्योर नहीं है कि नाराजगी का बयान दे देंगे। हमें तो आंख मूंद के नई खबर मालूम होगी, बयान की बात करी नहीं, मैंने कहा बताए जा रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि नाराज हैं उस तरह से शेयरिंग के फॉर्मूले से। शरद पवार सबसे परिपक्व नेता है महाराष्ट्र के, किसी भी पार्टी के मुकाबले। वो चीजों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। वो तो उल्टी पलट चुकी हुई बाजी को भी पलट देते हैं, शपथ ले चुकी हुई सरकार को भी उलट देते हैं, उनके पास इतनी क्षमता है। तो हमें लगता है कि ऐसा ये समय नहीं है ये बोलने का कि विपक्ष बिखर गया है और सत्ता पक्ष। मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन में, मैं तो कह नहीं रहा बिखर गया हूं, मैं कह रहा हूं मतदान के तक आते आते, वोटिंग डे तक आते आते 7th फेज में वोटिंग है। पहले फेज के वोटिंग से पहले ऐसा तो नहीं कि पूरा विपक्षी कुनबा आपस में लड़ रहा होगा। अरे भाई, विपक्ष की भी चिंता है हमें, ऐसा थोड़ी है कि हम डिबेट लेकर आए तो सिर्फ सरकार की बात करेंगे। विपक्ष अगर मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। बोलिए मैं अगर गलत बोल रहा हूं, जोशी जी बोलिए मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो। अगर मजबूत विपक्ष होगा तब तो बैलेंस होकर सरकार चलेगी, सारी चीजें अच्छी होंगी। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि भाई विपक्षी एकता अगर थोड़ी सी भी डेंट होती है तो लोकतंत्र का नुकसान है, हमारा आपका नुकसान है। जोशी जी, उत्तर प्रदेश में भी यही देखने को मिल रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जो परिप्रेक्ष्य है उसमें कोई भी किसी प्रकार का विवाद नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कैंडिडेट जिसको सिंबल मिल जाता है वो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होता है। और जो प्रेम कुमार जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ, व्यक्तिगत रूप से भी मैं इनको जानता हूं, बहुत वरिष्ठ देश के विश्लेषक हैं। और उन्होंने कहा कि जब चुनाव का समय होता है सभी राजनीतिक दलों में 1-2 सीटों पर ऐसी समस्या आती है, लेकिन जो आला कमान होता है, जो पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं, वो मिलकर इन समस्याओं को शॉर्ट आउट करते हैं, इसीलिए उनको आला कमान या लीडरशिप कहा जाता है। और निश्चित तौर पे ऐसा कोई भी नहीं है। और आपका चैनल भी बता रहा है और भी बता रहे हैं कि वहां पर रुचि वीरा जी को टिकट मिल गया है, इमाम
नदवी साहब को टिकट मिल गया तो कोई दिक्कत का विषय ही नहीं है और कोई चर्चा का विषय भी नहीं, यानी कि अभी कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। जिसके पास सिंबल है वही का है। अगर आपको सिंबल मिल जाए, आप नेता आपको टिकट में हो गया। नहीं, मैं फिलहाल यहीं ठीक हूँ जोशी जी, मैं यहीं ठीक हूँ। अभी मैं यहीं से अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मेरा बन पड़ रहा है मैं सब कुछ कर रहा हूँ यहीं से। मैं एसएन सिंह जी के पास जा रहा हूँ। एसएन सिंह जी कह रहे हैं कि भाई आप सिर्फ विपक्ष की बात क्यों कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी कह रहे थे भाई सिर्फ विपक्ष की बात क्यों कर रहे हैं आप, एनडीए को देख लीजिए। अकाली दल ने इतना पुराना साथ जो चल रहा था 2007 से वो खत्म कर दिया। पंजाब में अकेले अकेले हो गए आप। आपने बीजेडी के साथ अलायंस की कोशिश की, आप बीजेडी के साथ अलायंस नहीं कर पाए। आप वहां पर जो नवीन पटनायक उनको नहीं साथ पाए। उदाहरण रख लीजिए, हिमाचल में 6 जो कांग्रेस के एमएलए को इन्होंने मौका दिया चुनाव लड़ने का, तो बीजेपी के जो चुनाव लड़ते थे वो आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप शायद म्यूट कर रखा है आपने अपना प्रोफाइल, चेक कीजिएगा जरा। मैं तो नहीं म्यूट किया हूं। आपको हाँ, आवाज आ रही है? बोलिए आ रही है, आवाज आ रही है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि एक छोटी सी गीत गुनगुनाई जाती है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा। भाई हम तो आपके लिए एक विपक्षी पार्टी, हम तो लगातार कहते थे कि समाजवादी पार्टी में ठीक नहीं चल रहा, कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा, देखिएगा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी समाज पार्टी हो जाएगी। और आज वो सामने सामने दिखाई दे रहा है। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे हमें कोई दिक्कत नहीं। अरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि एसटी हसन साहब आपकी पार्टी के नेता हैं, सिंबल देने के बाद ही वो जाके नॉमिनेशन करते हैं। ऐसे तो नहीं बिना सिंबल के नॉमिनेशन हो जाता है। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या दबाव था कि फिर रुचि वीरा जाके कर रही है। इसको छोड़ दीजिए भाई, एक चार्टर प्लेन लेके मौलाना हबीबुल्ला इमाम जी पहुंच जा रहे हैं रामपुर में, उसके पीछे असीम राजा पहुंच जा रहे हैं, उसके पीछे अब्दुल सलाम पहुंच जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है नहीं दिक्कत है, हम बता रहे कि साइकिल पंचर हो गई, आप कहे नहीं हम तो रोज ऐसे ही चलाते हैं, कुछ देर के बाद हैंडल निकल जाएगा, आप कहेंगे नहीं हम तो साइकिल कंधे पर लेकर चलते हैं। तो प्रेम जी की विचारधारा ऐसी हो गई कि उनको कोई दिक्कत उक्कत नहीं लगता है। अरे प्रेम जी, दिक्कत उसी समय हो गई थी जब संयोजक जिसको आप बनाए थे वो नीतीश कुमार जी ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये तो केवल अपनी यात्रा में लगे रहते हैं, संयोजक की भूमिका ही नहीं निभाते हैं। सबसे बड़ा पार्टनर जिसको बनाए थे टीएमसी को, वो टीएमसी आपका साथ छोड़ देती है कि नहीं आपकी क्या हैसियत है, आप क्यों लड़ेंगे। और अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं यहाँ तो लोकतंत्र ही नहीं है पश्चिम बंगाल में, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम थोड़े ना दिखाई देंगे। तीसरी बात, आप कहते हैं कि नहीं आधे रास्ते हम आपकी मदद करेंगे, आधे रास्ते के बाद आपका गला दबा देंगे। भाई आप देखिए, आपने हमारे पे आरोप लगाया विवेक जी की बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थी। स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सभी पार्टियों का अपना एक मोटो होता है, अपना एक सिद्धांत होता है, नहीं तो दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर जाती। वो पार्टियां अपने सिद्धांत पर चलती हैं और दूसरे से समझौता करके और चुनाव लड़ती हैं। जिससे मेरा नहीं समझौता है उसके बारे में क्या चर्चा कर, लेकिन जिससे समझौता है उससे कोई भी बात नहीं। लेकिन इनसे पूछिए, महाराष्ट्र में संजय राउत जी कहते हैं आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। पंजाब और दिल्ली का परिप्रेक्ष्य विवेक जी आप ही बार बार दिखाते हैं कि भाई आप पंजाब में गाली देंगे और दिल्ली में आके कहेंगे हम एक हैं, पंजाब में भ्रष्टाचारी कहेंगे, दिल्ली में कहेंगे नहीं हम एक हैं। कैसे जनता क्लियर कर पाएगी? उसी लेफ्ट के साथ आपका केरल में कुछ और होगा, पश्चिम बंगाल में कुछ और होगा। मैं दोबारा स्पष्ट कर रहा हूं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उद्देश्य से बनी होती है, अपने सिद्धांतों और असूलों पर चलती हैं, समझौता करती हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई विचारधारा नहीं मिला तो समझौता नहीं हुआ। मैं जोशी जी से जल्दी से शॉर्ट रिएक्शन ले रहा हूं, उसके बाद मैं संजय गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं उसका जवाब लेने को, उसके बाद में संजय राणा जी आपके पास आ रहा हूं। जोशी जी आपका काउंटर, आप कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से। देखिए, दिक्कत यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी में, जिस प्रकार टिकट वापसी का दौर देश ने देखा, उसके बाद देखा कि कैसे कानपुर के इनके सांसद ने अपना कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और निश्चित तौर पे, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार वरुण गांधी का टिकट काटा गया, एक लगातार जो सरकार को अब आईना दिखाते थे, उनका टिकट गया। चाटुकारिता के परम दौर में चल रही है भारतीय जनता पार्टी, और जो जनता की आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने का प्रयास करती है। और निश्चित तौर पे यही भारतीय जनता पार्टी की पूरी देश में स्थिति है। आपने बंगाल में टिकट वापसी को देखा, अन्य जगह देखा, हम देख पा रहे हैं कि सिटिंग सांसद कांग्रेस में चले गए। ये भी तो देखने का विषय है। जिनकी सरकार है उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या पार्टी में अंतरकल है, किस लेवल पे है, ये देखने का विषय है। नहीं, आने जाने का सिलसिला तो दोनों तरफ लगा रहता है। लेकिन जो बात मैं एसएन सिंह जी में आ रहा हूं,
विवेक जी दत्त जी बोलिए बोलिए, एसएन सिंह जी जल्दी देखिए, से। पहले तो ये कि हम लोग अच्छी डिबेट करने यहाँ बैठे हैं, चाटुकारिता भाषा हम तर्क के सहित सिद्ध करें। जैसे हम लोग जी, तर्क ठीक से बात है। कहते हैं कि जी। बुद्धि जो है, बुद्धि वो जो है वो विरासत में नहीं मिलती, कुर्सी विरासत में मिल जाती है। आप नेता नहीं तय कर पा रहे हैं भाई, अभी तक देश पूछ रहा है, नीति नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं, नियति नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं। और भुवन जोशी जी आप प्रोफेसर हैं, आप जी, बता नहीं ठीक पा है, रहे मैं हैं। आप दोनों के डिबेट से, ठीक है एसएन सिंह जी, आपके बयान का जवाब लेने के लिए मैं जोशी जी के पास जाऊंगा, लेकिन संजय गुप्ता जी और संजय राणा जी दोनों बहुत देर से वेट कर रहे हैं। संजय गुप्ता जी, कंफ्यूजन की स्थिति है क्या विपक्ष में? अभी भी महाविकास अघाड़ी की जो लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई, वो खुलकर सामने आ गई सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर, और तो सब मीडिया में आ गया सब कुछ एक झटके में। देखिए विवेक सांडिल्या जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ खड़े तो होते हैं मगर असलियत में हम उसके साथ नहीं होते, और बहुत बार ऐसा भी होता है जब हम किसी के खिलाफ बोल तो रहे होते हैं मगर असलियत में हम उसके खिलाफ नहीं होते। किसी के खिलाफ बोलने से कोई किसी के खिलाफ नहीं हो जाता, और किसी के साथ खड़े होने से कोई किसी के साथ नहीं हो जाता। मुद्दों के आधार पर मैंने जब पहले कभी इस तरह की बातें जब भी की तो अक्सर मुझसे पूछा गया कि आप किस तरफ हैं, लेकिन जब उद्धव जी कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री होते हैं, उसके बावजूद वो गलवान घाटी में मोदी सरकार का समर्थन करते हैं और देश की सेना का भी समर्थन करते हैं, तो उस वक्त उनसे कोई नहीं पूछता कि आप किस तरफ हैं। लेकिन जब उद्धव जी कांग्रेस के साथ खड़े होते हुए भी जी धारा 370 हो, सीए हो, हिंदुत्व हो, आपका बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं गिनवाऊं तो ऐसा एक भी मुद्दा नहीं है कि जिस पर कांग्रेस को किसी भी मामले में उद्धव जी ने समर्थन किया हो। और आज सीट शेयरिंग के जिस तरह से हमारी पार्टी ने 17 सीटें अनाउंस की, ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के साथ खड़े होते हुए भी कांग्रेस के साथ नहीं थे। तो महाराष्ट्र में बाला साहब के नाम पर वोट पड़ती हैं, ठाकरे परिवार को लोग जानते हैं और बाला साहब की आस्था उनमें है। और हमारी पार्टी के ज़्यादातर नेता क्या आप लोगों ने कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? क्या आप लोगों ने एनसीपी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? अगर कॉन्फिडेंस में लिए होते तो ये विवाद वाली स्थिति नहीं बनती। कॉन्फिडेंस में किस मामले में हमने उनको लिया, आप मुझे बता दीजिए। जब से बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा 2019 से, कौन सा एक मामला ऐसा बता दीजिए कि जिसमें हमने हिंदुत्व के मामले पर या किसी दूसरे मामले पर हमने तो जिस वक्त उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तब भी सामना में 2 लेख छपे थे कि कांग्रेस के विषय में छापा था, चरमराती खटिया और जर्जर महल, और ये भी छापा था कि क्यों उड़ता है राहुल गांधी जी का गली गली में मजाक। बीजेपी में सिर्फ एक ही नेता ऐसे हैं जो चंद्रकांत पाटिल साहब जो प्रदेश अध्यक्ष थे, और उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारी ठाकरे परिवार के साथ, उद्धव जी के साथ हमने बरसों बरस काम किया और हमारी उनके साथ बहुत यादें हैं और हम चाहते हैं कि वो फिर से हमारे साथ आए। मगर बीजेपी के एक चंद्रकांत पाटिल साहब ये बातें ठीक है, आप जो बात समझाना चाह रहे हैं मैं समझ गया कि आप हिंदुत्व की राजनीति पर टिके रहे, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि भाई लड़ाई क्यों है आप लोगों में? सीट अगर अनाउंस 17 सीटें आप अगर दे रहे हैं तो इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। संजय राणा जी से मैं जानना चाहूंगा भाई क्या स्थिति है विवाद की? क्यों विवाद पनपा महाराष्ट्र में? क्यों विवाद हुआ उत्तर प्रदेश में? क्यों विवाद हुआ बिहार में, जहां पप्पू यादव अब बगावत के वो संकेत दे रहे हैं? देखिए विवेक जी, पूर्णिया ने पूर्ण विराम लगा दिया पप्पू यादव के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये हो गया। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति साक्षात को ना देख करके आंख बंद कर ले तो उसको हम शुतुरमुर्ग कहते हैं। तो विपक्षी पार्टियों की हालत वही हो गई, साक्षात जो है, जो साक्ष्य रखा हुआ सामने, उसको देखना ही नहीं चाहते। भूल जाइए सारी पार्टियों को, भूल जाइए महाराष्ट्र को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को, मैं इनकी बात ही नहीं करता हूँ। इनके सबसे बड़े नेता जो कांग्रेस के माननीय श्री राहुल गांधी के अगेंस्ट में सीपीआई ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और उन्होंने क्या बोला है, अरे यहाँ से छोड़ो, जाके वहाँ लड़ो जहाँ से लड़ना है तुमको। अब ये देख लीजिए, इसको विपक्षी एकता बोलते हैं। आपको मैं पूर्ण विराम इसलिए शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि इंडिया अलायंस में, मैं इंडी बोलूँगा सबको बुरा लग जाएगा, इंडिया अलायंस में आई के बाद डॉट है, इंग्लिश में डॉट बोलते हैं, हिंदी में बोले अगर हमारे परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसको मैं पूर्ण विराम बोलता हूं। जब इनके उसमें पूर्ण विराम इतने लगे हुए हैं कि ये समझौता कैसा और गठबंधन कैसा? ये बताइए, आप गठबंधन कर रहे हो, गठबंधन करने के लिए आपको सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी। पहला जो फेज है जो 19 अप्रैल को होने वाला है, तकरीबन 20 से 25 दिन बचे हैं,
सोचिए आज तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है, तो दुर्भाग्य है कि नहीं। आप एजेंडा छोड़ दीजिए, डंडा भी छोड़ दीजिए, एजेंडा झंडा सब छोड़ दीजिए। अरे भाई आपके पास मुद्दे क्या है? जब अपना नेता ही आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, अपना कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो जनता आपको किस तरह से वोट देगी? आप आंखें बंद कर रहना चाहते हो? नहीं नहीं, सब बढ़िया है जी, सब चंगा है जी, देश में अच्छा हो रहा है, मेरा गठबंधन बहुत बढ़िया है। अरे भाई दुर्मुर्गता से बाहर आइए। अरे भाई आप बाहर आओगे तब चीजें देखोगे। दुनिया बदल चुकी है, देश बदल चुका है, और ये जितनी जनता है सब देख रही है कि आप लोग नहीं बदलना चाह रहे। एक बात समस्या वहीं पे। जी जी बोलिए बोलिए संजय जी जल्दी से, फिर मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी राष्ट्रीय नेता का, हमारे देश के किसी भी राष्ट्रीय नेता का, विपक्ष का सबसे पहला धर्म ये है कि सबसे पहले तो देखें कि देश सुरक्षित हाथों में है। उसके बाद फिर हमारे संघीय ढांचे के अनुसार जिस तरह से एक मजबूत सरकार की ज़रूरत होती है, उसी तरह से एक मजबूत विपक्ष की भी ज़रूरत होती है। अगर देश के संघीय ढांचे को बचाने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने एक मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश की, तो उसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको नीचा दिखाने के लिए आप जो मर्जी बोले। कम से कम तो आपस में अगर एक मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश की गई तो एक कोशिश थी। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? उद्धव जी ने अनाउंसमेंट कर दिया, आपकी पार्टी ने कर दिया, कांग्रेस वाले अलग लड़ रहे। भैया एकता पहले आपस में बना लो। तो देश की सुरक्षा की चिंता बाद में करना, पहले घर फिर बाहर। क्या चाहते हो कि नहीं, क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं अपना घर आप संभाल लें। देश संभला हुआ है, अगर अपना घर संभाल। हमारा घर संभला हुआ। अरे भाई आपस में ही लड़े जा रहे हो, भाई भाई में लड़ रहा है। शब्दों का चयन कर रहे हैं आप, गलत मुद्दे नहीं चयन कर रहे मान्यवर। मैं बोल रहा हूं अपना घर संभाल लें। आप अभी किसी ने बोला कि शरद राव पवार साहब बड़े चाणक्य हैं, अपनी पार्टी संभली नहीं, पड़े चाणक्य हैं। अरे कहां के चाणक्य हैं? चाणक्य उड़क चले गए सब। इस देश में अगर राजनीति करना है तो 24 की राजनीति करने, 90 के दशक की राजनीति छोड़ दीजिए। आप लोग अभी भी भूल भुलावे में जी रहे हैं, भूतकाल में है। प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में जनता सब देख रही है। ये बात तो जो स्थिति है जो संजय जी ने सामने रखी कि भाई अभी जो दिख रहा है वो उन्होंने बयां किया। मैं जोशी जी में आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं, मैं पहले प्रेम कुमार जी से पूछ लूं। प्रेम कुमार जी, जब कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे, कैंडिडेट तय करने में इतना कंफ्यूजन है, जब बारी आएगी, मैं मानता हूं अगर विपक्ष को मेजॉरिटी आ गई, विपक्ष की सरकार बन गई केंद्र में, तो भाई नेता चुनने में तो और पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, देखते ही देखते। विवेक जी, कैंडिडेट क्या सारी पार्टियों ने तय कर लिए? ये नहीं, तो नहीं, सारी पार्टियों, देखिए पहले चरण का सारी अगर आप देखें तो एनडीए ने सबसे ज्यादा कैंडिडेट दिए कि नहीं दिए, और ऑलमोस्ट सारी सीटों पर एनडीए ने फाइनल कर लिया। अब देखिए दूसरी सूची जारी हुई है, तब आप इस बोलने की स्थिति में है कि सबसे ज्यादा किए। दूसरी सूची से पहले फर्स्ट कैंडिडेट लिस्ट में भी सबसे ज्यादा कैंडिडेट दिए थे प्रेम कुमार जी, क्या बात कर रहे हैं आप? वो भी आपकी बात सही है, लेकिन फर्स्ट देने के बाद भी विपक्ष के जो कैंडिडेट्स है वो ज्यादा थे। जब दूसरी सूची आई तो बीजेपी की ज्यादा हो गई। ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना कि उम्मीदवार तय नहीं हो रही। उम्मीदवार क्या बीजेपी ने सारे तय कर दिए? क्या एनडीए ने सारे तय कर दिए? क्या घटक दल उनका सारा सोल्व हो गया? जो इधर है वो इधर है। इंडिया में भी वैसा ही है कि इंडिया में भी टुकड़ों टुकड़ों में हो रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न ही नहीं है। ये प्रश्न ही नहीं है इस चुनाव का। ये तो अभी आज पहले फेज का इलेक्शन का खत्म हुआ। पहले फेज में जिसको जो होना था हो गया, जो असंतोष होना होगा वो जिसको टैकल किया जाएगा और टैकल किया जा सकेगा, फिर बात खत्म हो जाएगी। दो कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करने कैसे चला जाएगा? देखिए कल दो सीट से कैसे चला जाएगा? अगर उद्धव जी 17 सीटों पर कैंडिडेट दे रहे हैं तो भाई नाराजगी क्यों हो जाएगी? अगर महाविकास अघाड़ी नाम का एक ना, दो को तो नहीं मिल सकता। प्रेम कुमार जी, महाविकास अघाड़ी अगर बना हुआ है एक गठबंधन, तो अगर उद्धव जी 17 सीटों पर टिकट दे रहे हैं या कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं तो भाई इसमें परेशानी क्या होनी चाहिए? आप लोगों ने तो मिलकर सरकार चलाई महाराष्ट्र में। तो उसके बाद परेशानी है जो संवाद होती है, परेशानी क्या खत्म हो गया? इंडिया गठबंधन कोई ऐलान हो गया क्या? नहीं, लास्ट टाइम की बात हो रही है प्रेम कुमार जी। तो वोटिंग तक आते आते यही चलता रहेगा तो फिर पब्लिक के बीच में क्या इंप्रेशन जाएगा? आप बोलिए ना, वोटिंग तक आते आते वरुण गांधी का मसला आज सोल्व हुआ ना, जब वरुण गांधी ने कहा नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। हाँ, कल तक तो थी बातें, आज खत्म हुआ है। आज चूंकि आखिरी दिन था, ऐसे ही चीजें सॉल्व होती हैं। आप देखिए, नहीं तो वरुण गांधी ने कहा कौन सा मीडिया में आकर बयान दे दिया, मोर्चा खोल दिया, धरने पर बैठ गए और ऐसा लग रहा हो कि भाई हंगामा हो गया। संजय निरुपम ने कपड़े फाड़ दिए महाराष्ट्र में। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं बोला, पप्पू यादव जी को भूल के बेचारे। पप्पू यादव जी कह रहे हैं पूरी दुनिया एक तरफ, पूर्णिया एक तरफ, मैं पूर्णिया मेरी मां, पूर्णिया के लिए कुछ भी कर दूंगा। बयान आपने दिखाया है
पप्पू यादव जी ने पूर्णिया के प्रति अपना लगाव बताया, लेकिन ये भी कहा कि कांग्रेस जो बोलेगी, पार्टी जो बोलेगी वो हम करेंगे। वो तो लास्ट की वो प्रेम कुमार जी वो लाइन वैसा नहीं है। प्रेम कुमार जी वो स्टार लगा के जो नीचे डिस्क्लेमर लिखते हैं ना, वो स्टार लगा कर नीचे जो डिस्क्लेमर लिखते हैं छोटे शब्दों में, वो लाइन थी कि आला कमान जो कहेगा मैं वही करूंगा। पप्पू यादव जी इतनी आसानी से मान जाएंगे मुझे नहीं लगता। आप भी यही दावेदारी नहीं छोड़ेगा भाई, दावा तो रखेगा, इस बार नहीं लड़ेगा, आगे लड़ेगा, कुछ तो दावा तो रखेगा। एसएन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे जोशी जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। एसएन सिंह जी जल्दी से। देखिए विवेक जी, एक कहानी हम लोग पढ़े थे कौवे गिलहरी की। कौवा सिर्फ बोलता था, गिलहरी काम करती थी। जैसे हमारे भी मित्र पत्रकार कह रहे प्रेम जी, अभी हुआ क्या है? अभी तो बारिश आ रही है, अभी तो हुआ क्या है? मुझे लगता है जब सारा माल बह जाएगा उसके बाद कहेंगे अच्छा वो देर से पता चला। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके इसको समझाना चाहूंगा। हुआ क्या भाई, एक अघोषित अल्पसंख्यक रिजर्वेशन था कि नहीं, मुरादाबाद से, रामपुर से, आजमगढ़ से केवल मुस्लिम प्रत्याशी जीतेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने विकास के दम पर, विश्वास के दम पर उसी रामपुर और आजमगढ़ में दूसरे धर्म और जाति के लोग जीतने लगे, सभी धर्म के लोग पोलिंग हुआ। क्या दावा कर रहे हैं सिंह साहब? आप सुन लीजिए भैया, रामपुर में 30% पोलिंग हुआ। ठीक है प्रेम कुमार जी ओवरलैपिंग है, फिर बाद में डिबेट डिटेल होती है, अच्छा नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ बोलिए। तब समाजवादी पार्टी को लगा कि एसटी हसन जो मुस्लिम कैंडिडेट के रूप में वहां जाते हैं उससे बेहतर रुचि वीरा हो सकती है, या आजम खान साहब को लगा होगा। ये भी एक बदलाव भारतीय जनता पार्टी के विकास के नाते हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो अघोषित रिजर्वेशन था कि फला जगह से केवल मुस्लिम कैंडिडेट जीतेंगे, ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के विकास के नाते हुआ। बोल लीजिए आप। जी जोशी जी आपका रिएक्शन। देखिए, मैं संजय राणा जी को सुन पा रहा था। संजय राणा जी कह रहे हैं कि प्रेजेंट की राजनीति। मैं संजय राणा जी को बताना चाहता हूँ, ये प्रेजेंट की राजनीति से तो ही निजात पानी है। शायद मेरे को लगता है जो संजय राणा है वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी की भ्रष्टाचार की योजना थी उससे पूर्णतः सहमत, और इनके चेहरे की खुद ही बता रही है। इनको अगर सबसे ज्यादा पे आएंगे तो 70% किसको मिली? संजय राणा बोलने दो पहले। तुम्हें धैर्य से सुन लो, मेरे को देश सुनना चाहता है, तुम्हें बाद में सुने। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार की योजना थी, जिसका नारा था आदरणीय मोदी जी का कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का डंडे के बाद लेंगे चंदा और फिर देंगे धंधा। ये योजना से जो आप कह रहे हैं ना कि आज की पॉलिटिक्स, इसी पॉलिटिक्स से देश निजात पाना चाहता है। इसीलिए इंडिया को देश का नागरिक बड़ी आशा भरी नजरों से देखता है। जो आप कह रहे हैं ना कि मौजूदा मैं आ रहा हूं आपके पास संजय राणा। दूसरा विषय आपको गंभीरता से कहना चाहिए, जिनके घर खुद के शीशे से होते हैं ना, दूसरे के घरों में पत्थर से नहीं फेंकने चाहिए। इनको बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसपी सिंह को, आपके यहाँ स्थिति क्या स्थिति है? आज जो चाटुकारिता करेगा वो टिकट लेगा, और जो पार्टी को लाइन दिखाने का काम करेगा, पार्टी को बताने का काम करेगा और जनता के साथ खड़ा होगा, उसका टिकट कटेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संदेश है। हमारे यहाँ तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जिसको चिन्ह दे दिया वो चिन्ह जमा करेगा और कैंडिडेट को जिताने का काम करेगा। ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अंतर नहीं। फिर वो कहेंगे कि आपकी पार्टी परिवारवादी वाली पार्टी है, एक परिवार से बाहर नहीं निकलती। जोशी, इनके परिवारवाद की लिस्ट तो आपके पास है पत्रकार साहब, आप देख लो ना। बोलने लगोगे तो पूरा डिबेट खत्म हो जाएगी। इनका परिवारवाद आप मुझसे गुस्सा क्यों होते हैं? मैं तो कह रहा हूँ ये कहते हैं, आपको कहेंगे, आप मुझसे नाराज हो जाते हैं। जोशी जी, मैंने थोड़ी ना कुछ कहा है, ये बीजेपी वाले लोग कहते रहते हैं, दिन रात कहते हैं। आपको बेटा विधायक हो जाएगा तो परिवारवाद नहीं है, एक विधायक का बेटा सांसद हो जाएगा परिवारवाद नहीं है। ये परिवारवाद की परिभाषा दो देश में नहीं चलती है भाई साहब। नहीं, ये कहते हैं भाई आपकी पार्टी का कंट्रोल एक ही परिवार के पास रहता है, और आप मुझ पे मत नाराज हो कीजिए। ये तो बीजेपी का हर कार्यकर्ता, हर नेता हर चौराहे पे बोलता है। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझसे गुस्सा हो जाते हैं। संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हो? एसएन सिंह जी, इसके बाद में आ रहा हूं आपके पास। मैं 30 सेकंड लूंगा। देखिए ऐसा है, टोटल इलेक्ट्रल बॉन्ड का है 20,000 करोड़ रुपए का, 6,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पास गए। भाई 14,000 करोड़ रुपए के हमारे घर में आया था। अरे आप पे भी आया था ना, फ्यूचर ग्रुप वाला डीएमके का डंडा देख के पैसा दे दिया था, पैसा दिया था ना। नंबर 1। नंबर 2 बोलते देश मुझे सुन रही है, देश मुझे सुनना चाहता है। अरे भैया अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश सुनना नहीं चाह रहा, देश तो दूर की बात है। 3 सीट नहीं आएगी, 3 सीट उत्तर प्रदेश में आपकी।
मट्टी एकदम पॉलिटिक्स खत्म, मट्टी गोल है और बातें इतनी बड़ी बड़ी हो रही है समाजवादी की। अभी चर्चा कर रहे थे कि भाई परिवारवाद, परिवारवाद किसको बोलते हैं? मान लीजिए मैं कोई व्यक्ति हूं, मेरा बच्चा बन सकता है, मेरा प्रोफेशन का। अरे सर सुन लीजिए, आपके बीच में बोला नहीं, ये नहीं होता परिवारवाद होता मेरा पिता राजा, मैं राजा, मेरा बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा को परिवारवाद बोलते हैं मान्यवर। परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता है कि एक बाप का बेटा अगर वकील पिता है तो उसका बेटा वकील नहीं बन सकता, पत्रकार का पत्रकार नहीं बन सकता। उसको परिवार भाई परिभाषा, आप तो प्रोफेसर हैं, वकील भी हैं, परिभाषा को जाके पढ़ लीजिए, परिवारवाद की परिभाषा क्या होती है। आप ये बताइए आपको कितनी सक्सेस मिली आपकी पार्टी में? आपका अगर सरनेम यादव ना हो तो आप सर्वोच्च पद पर नहीं बैठ सकते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? बता दीजिए कितने क्षत्रिय, कितने ब्राह्मणों को इसमें इस पार्टी में आप विकास का मार्ग मिला है और इनको प्रशस्त किया गया है, इनको आगे बढ़ाया गया है? किसी को नहीं, एक नाम नहीं बता सकते आप। और जो प्रवक्ता जो बैठते हैं, जिनके 3-4 विचारे आते हैं, जिसमें आप भी हैं और भदौरिया साहब भी हैं, लेकिन बाकी लोग कौन है? देख लीजिए सर्वोच्च पद पर बैठने वाले समाजवादी में कितने लोग हैं। तो देखिए परिवारवाद और जातिवाद की पार्टियां जो होती है उस पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, अपने दामन में झांक के देखना चाहिए। जब आपने बोला ना जिनके घर शीशे को तो उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए, आप ही के घर शीशे के, बाकी के लोगों के भैया सीमेंट और कंक्रीट के बने हुए हैं, तो ये डिफरेंस है मान्यवर। ठीक है जोशी जी, 10 सेकंड में काउंटर, उसके बाद एसएन सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं जो इनकी भारतीय जनता पार्टी के संजय राणा और इनकी प्रवक्ताओं की छलबलाहट क्यों है? क्योंकि हम ही ने इनको वापस भेजा है। और कहां भेजा है मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ रहे थे वहां पर घोसी में, और उप मुख्यमंत्री और उनके उप कप्तान कौन थे? उप कप्तान थे राजभर। किसने क्लीन बोल्ड करने का काम करा? माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और घोसी की महान जनता ने इनको तीनों विकेट चटकाने का काम करा। ये इनकी सरकार में चुनाव जीतने का काम करा। और ठीक है एसएन सिंह जी के पास जा रहा हूं, एसएन सिंह जी के पास जा रहा हूं और संजय गुप्ता जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। जी लेट मी कंप्लीट, जल्दी से जोशी जी, जल्दी से द्वारा चुनाव था। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, ये इसलिए ये जो घरबराहट है, ये छटपटाहट है संजय राणा की, एसपी सिंह की, वो इसीलिए है दिख रही है सर। पता है कि ठीक है, मैं एसएन सिंह जी के पास जा रहा हूं। विकेट गिरा सकते जी ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई एसपी इस बार कड़ा मुकाबला देगी उत्तर प्रदेश में और एसपी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है? एसएन सिंह जी कुछ कह रहे हैं? एसएन सिंह जी कह रहे हैं भाई हमारी तैयारी पूरी है, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएन सिंह जी, विवेक जी देखिए, निश्चित तौर पे कड़ा मुकाबला देती। अगर वो जब भी 4 बार प्रदेश में सरकार में रही, अगर प्रदेश के जनता के लिए कुछ की होती तो प्रदेश की जनता उसके साथ रहती। जो जिसके साथ रहता है वो उसके साथ रहता है। ये लोग परिवार के लिए कार्य किए, निश्चित तौर पे परिवार के लोग उसके साथ रहेंगे। अब मेरे मित्र को मैं कई बार कहा अच्छी भाषा, मैं अपने मित्र से पूछना चाहूंगा कि क्या धर्मेंद्र यादव को चाटुकारिता के बल पे आपने टिकट दिया? क्या शिवपाल जी को आपने चाटुकारिता के बल पे टिकट दिया? या डिम्पल जी को आप चाटुकारिता के बल पे टिकट दे रहे हैं? राम गोपाल जी के लड़के को चाटुकारिता के बल पे दे रहे? नहीं, हम तो ये मानकर चलते हैं कि आप योग्यता के बल पर देंगे। लेकिन माफी के साथ मैं कहूंगा प्रोफेसर साहब, अगर आप चाटुकारिता के बल पर तुष्टीकरण के नाते टिकट देते हैं, यही हाल होती है कि आपको दिखाई नहीं देता है कि कौन कितनी बार हारता है। भाई आप कई प्रदेशों में 1-2 सीटें जीत जाते थे, आज दूसरे प्रदेशों में आपकी कोई हैसियत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 3 सीटें हैं लोकसभा में, कभी 16-18 सीटें होती थी। विधानसभा में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार होती थी। आपकी रणनीति कैसी है? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कैसी है? यही अंतर है कि प्रोफेसर साहब आप लोग गाली देने का कार्य करते हैं, सवाल उठाएंगे, बवाल मचाएंगे, झुग्गी झोपड़ियां जलाने का कार्य करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिन 16 सीटों पे हारती है वहां भी नतमस्तक होकर रणनीति बनाती है, उसको अपना बनाने का कार्य करती है। लेकिन आप क्या करेंगे? नहीं, हम देख लेंगे पुलिसिया उलिसिया, ये कार्य आप करते हैं, इस नाते आप चुनाव हारते हैं। विवेक जी ने बहुत अच्छी बात पूछी, ये हमको फाइट दे सकते थे, तब दे सकते थे जब सभी के लिए कार्य करते। जब आपने MY समीकरण बनाया, वाई भी चला गया, एम भी चला गया। नहीं, वो आज भी कह रहे कि भाई हमने घोसी में इनको हरा दिया, हम 80 सीटों पर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस के पास ही आएगी। एसएन सिंह जी, विवेक जी हम मैच खेलते हैं, हम वॉलीबॉल खेलते हैं, 100 बार बॉल इधर उधर गिरता है, लास्ट में रेफरी जनता होती है बताती है कि प्रदेश में किसकी सरकार बनी है। 37 साल का इतिहास प्रदेश की जनता बदल देती है। क्यों बदल देती है? क्योंकि विवेक जी 7 वर्ष हो गए, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। वो आज उत्तर प्रदेश में सभी लोग क्यों साथ हैं? इसलिए साथ हैं कि
4 करोड़ आवास जब दिया जाता है तो समाजवादी पार्टी की तरह जाति धर्म मत मजहब देखकर नहीं, 12 करोड़ घरों में जब जल नल योजना दी जाती है तो सभी हमारे साथ होते हैं। जब गरीबों की दवा की व्यवस्था हम करते हैं वो भी हमारे साथ हो जाता है। हम किसानों को सम्मान निधि देते हैं वो भी हमारे साथ हो जाता है। जी, लेकिन क्या 80 पूरा करेंगे? आप लोग कह रहे हैं आप लोग 80 पूरा कर लेंगे इस बार, 80 की तैयारी। एसएन सिंह जी, जी एसएन सिंह जी, आप कह रहे हैं आप 80 की 80 सीट पर आ रहे हैं। काउंटर जोड़ दीजिएगा। देखिए वो तो जनता जनार्दन होती है। 14 से दिख रहा है, 14 में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत, 19 में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत, 24 में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत। क्यों? क्योंकि जब राम भी हमारे, रहीम भी हमारे, कृष्ण भी हमारे, यमुना भी हमारी। जी जोशी जी इसका जवाब मैं आपके लिए संक्षेप में लेकर आऊं, उसके संजय जी के पास आओ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राहत नहीं दी है। 2 अप्रैल तक कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। 3 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा, ईडी की रिमांड पर ही रहना होगा। मेरे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, क्या बड़ी जानकारी आपके पास, क्या बड़ी खबर, और दर्शकों को डिटेल से बताइए कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है। देखिए विवेक, अभी अभी जो हाई कोर्ट से फैसला आया है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ अपनी गिरफ्तारी बल्कि अंतरिम जमानत के लिए भी जो याचिका दाखिल की थी, जिसपे आज बहस हुई। अभिषेक मनु सिंह भी जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे और साथ ही जो ईडी के वकील थे उनमें बहस हुई, जिसके बाद अभी अभी एक जो हाई कोर्ट से आदेश आया है कि अरविंद केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। इसके साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने जो उनकी अंतरिम जमानत की जो याचिका थी उस पर सुनवाई के लिए, माफ कीजिएगा विवेक, अंतरिम राहत की याचिका पर भी उनको नोटिस जारी किया है। और इसके साथ साथ इस दोनों ही मामलों की सुनवाई के लिए 3 अप्रैल की जो तारीख है वो मुकर्रर की है। अब 3 अप्रैल को एक बार फिर न सिर्फ अंतरिम जमानत पर बल्कि ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तारी की गई है उसकी याचिका पर सुनवाई होगी। जी कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी भी की गई है? कुछ कहा गया कि कोर्ट की तरफ से कि आखिर अभी होल्ड क्यों किया जा रहा है और ईडी से फिर से जवाब क्यों तलब किया गया है? इससे पहले भी ईडी ने जवाब रखा है कोर्ट में शायद। देखिए विवेक, ईडी ने साफ तौर पे कोर्ट को कहा था कि उनको जो अंतरिम जमानत से पहले उनको जो है अपना जो जवाब तैयार करना है उसके लिए 2 से 3 हफ्ते का उनको वक्त चाहिए। ऐसे में कोर्ट ने कहा था कि ये बहुत ज्यादा वक्त है और इसके बाद जो कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 3 अप्रैल को एक बार फिर जो है वो इन दोनों ही मामलों को लेकर सुनवाई होगी और ये देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है, क्योंकि ये दोनों ही मैटर ईडी का जो जवाब दाखिल किया जाएगा उस पर डिपेंड करते हैं कि ईडी जो है वो 3 अप्रैल को अपना जवाब क्या दाखिल करती है अंतरिम जमानत को लेकर और ईडी द्वारा जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसको चुनौती देने वाली याचिका को लेकर। ठीक है रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। डिबेट में इस टॉपिक को भी इंक्लूड कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं है और आज ईडी की रेड हुई है कई जगहों पर एक साथ, यह भी कहा जा रहा है, और कई और नेताओं के घर पर ईडी की रेड हुई है। जोशी जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं? उसके बाद मैं संजय जी के पास जा रहा हूं, संजय गुप्ता जी के पास। पहले जोशी जी आपका रिएक्शन जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी जो है किसानों की बात कर रहे थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं देश को, किसानों पर जो अपनी थार लेके जाता है वो गृह राज्य मंत्री का बेटा होता है। ना तो किसी आतंकवादी की आवश्यकता है ना क्रिमिनल की आवश्यकता है, केवल भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री राज्य का बेटा ही बहुत होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ किसानों का कैसा स्वागत हो रहा है नए भारत में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कीलों से स्वागत हो रहा है, आंसू गैस से स्वागत हो रहा है, जिनका फूलों से स्वागत होना चाहिए। ये नया भारत है। 750 किसानों की हत्या के लिए जिम्मेदार। और बात अभी थी मातृ शक्ति की, मैं बताना चाहता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वालों को हमने देखा है मणिपुर में किस प्रकार नग्न बेटियां घुमाई गई, देखा गया हाथरस में किस प्रकार दलित बेटी को जलाया गया, किस प्रकार पहलवान बेटियों को घसीटा गया। ये इनका अमृत काल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत हुई महंगाई की मार कह के आने वाले लोग, मैं इनको बताना चाहता हूँ महंगाई का क्या आलम है पूरे देश ने देखने का काम करा। देश पे आर्थिक बोझ इतना है, देश कितना कर्जवान हो गया है, ये पूरा देश जानता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ सभी मोर्चों पर फेल है, जनता की अदालत में जाएंगे, जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। जी ठीक है जोशी जी, आपकी बात, आप विपक्षों के जो एलिगेशन लगा रहे हैं उन एलिगेशंस को लेकर आप इलेक्शन में भी गए, इंडिया अलायंस भी इलेक्शन में गया, हमने देखा कि 3-5 स्टेट में जो इलेक्शन हुए थे वहां पर भी इसका इंपैक्ट आप लोगों ने शायद इस बात को अच्छी तरीके से नहीं रखा, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा इलेक्शन रिजल्ट पर दिखा नहीं है। सॉरी टू से दैट, आपको मैं कहना चाहता हूं कि इसका बहुत ज्यादा असर आम लोगों के ऊपर हुआ, आपके इन मुद्दों को ऐसा दिखता नहीं है।
तो मैं हो सकता है आपको कि आप लोग बताना इस बार चाहता जब हूं चुनाव में पत्रकार- जाएंगे तो इस बस मुद्दे को एक और मिनट, जोरदार एक तरीके से मिनट, एक रखेंगे। मिनट। लेकिन जोशी जी, एक अगर ये मिनट, फिर से एक चुनाव मिनट। जीत गए तो फिर क्या बोलेंगे आप? नहीं जोशी जी, मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ, जी। शायद आपको लगता है या अन्य पैनलिस्ट को नहीं लगता है, लेकिन घोसी इसी क्षेत्र में आता है, इसी मैंडेट के साथ जी, भेज ठीक दी। है। आप कह रहे हैं कि भाई पीडीए के घोसी का साथ भेज रिजल्ट दी। रिफ्लेक्ट करेगा, वो एक लिटमस टेस्ट था और उसको हम पास कर गए, उसका वही रिजल्ट जो लास्ट यूपी में चुनाव था उत्तर रिफ्लेक्ट प्रदेश होगा। तो चलिए देखेंगे 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जोशी जी, बहुत दिन तो है नहीं, लेकिन शिवसेना नेता संजय गुप्ता जी से जानना चाहता हूं कि अगर इस वक्त के सिचुएशन में अगर इंडिया अलायंस में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि भाई सीट शेयरिंग को लेकर एक 17 सीटें जारी होती है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, 2 सीटों पर बिहार में ऐलान होता है तो पूर्णिया को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें वहां पर भी अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएशन देखने को मिलता है। तो सवाल इस बात का को लेकर है कि भाई जब कैंडिडेचर सिलेक्ट में इतना इशू है तो फिर फ्यूचर में क्या करेंगे? जब मान लीजिए अगर विपक्ष को मेजॉरिटी आ गई, सरकार बनाने की स्थिति आई, नौबत आई, फिर तो और ज्यादा तमाशा देखने को मिल सकता है। और अगर यही स्थिति रही तो भाई संजय जी, इलेक्शन डेट तक तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, कुछ स्थिति क्लियर नहीं होगी। देखिए विवेक शांडिल्य जी, सच को सुनने की हिम्मत बहुत कम जर्नलिस्टों में है, जिनमें से एक आप हैं कि जो सच को सुनना चाहते हैं, सच सुनने की हिम्मत भी रखते हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि कोई किसी के साथ भी खड़ा हो, हमने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। और ये गठबंधन एक बनाने की कोशिश थी जो बना नहीं, और जो अब एक तरह से मेरे को नहीं लगता कि इस गठबंधन में ये 10-5% की कुछ बातें बची हैं जहाँ पर कुछ गठबंधन हुआ है, लेकिन ज़्यादातर ये किसी भी जगह पर गठबंधन सही नहीं हुआ ना हो रहा है। और ये इंडिया गठबंधन को बनाने का एक प्रयास जरूर था, मगर ये विफल रहा है। ये बड़ी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है अगर आप इस तरह की बात कह रहे हैं संजय जी, तो ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की कि भाई 5-10% ही मामला बचा हुआ है इस गठबंधन के अंदर, महाराष्ट्र में भी। देखिए ना, आप ये देखिए कि कौन सी स्टेट में गठबंधन हुआ, क्या बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में 17 सीटों का डिक्लेरेशन हमने कर दिया, कहाँ हुआ? सिर्फ दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सीट शेयरिंग का फार्मूला हुआ है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरह से विपक्ष के नेता का ये काम है कि किस तरह से देखे कि देश सुरक्षित हाथों में और विपक्ष भी बने, ठीक इस तरह से मैं ईडी और सीबीआई पर भी कई बार ये सवाल जो उठाए जाते हैं, तो मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता हूं कि ईडी और सीबीआई ने गांधी परिवार के हर सदस्य को ही बुलाया, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो रॉबर्ट वडेरा हो, लेकिन किसी भी एक को गिरफ्तार नहीं किया। ऐसा नहीं होता कि अगर सीबीआई और ईडी के पास अगर पुख्ता सबूत नहीं है तो उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं। गिरफ्तारी सिर्फ तभी होती है जब उसके पास पुख्ता सबूत होते हैं, और अगर सबूत नहीं होते, गिरफ्तारी हो भी जाती है, तो संजय राउत जी की तरह वो 3 महीने बाद कोर्ट से इस तरह से बयान पर छूट भी जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। तो अगर कोई सालों साल जेल में बंद है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास, उनके खिलाफ अदालतों के पास पुख्ता सबूत हैं। तो इतना भी हमारे सिस्टम को गलत ना समझा जाए जितना कई बार कुछ लोग समझते हैं। जो बड़ी बात कह रहे हैं संजय गुप्ता जी, आपने जो बातें कही है, बहुत कम प्रवक्ता इस तरह से खुलकर कह पाते हैं। मैं प्रेम कुमार जी का इस पर रिएक्शन चाहूंगा। प्रेम कुमार जी, क्या कहेंगे आप? कह रहे भाई 5-10% ही जो बचा है सो बचा है, बाकी मामला तो खत्म हो चुका है, फिनिश है। इंडिया गठबंधन है कहाँ? कहीं नहीं है, ना पंजाब में है, ना बंगाल में है, ना महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 17 सीटों पर संजय गुप्ता जी की पार्टी ने ही कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। हाँ, तो 17 सीटों पर 17 उन्होंने 20 का क्यों नहीं कर दिया? इसीलिए छोड़ा गया ना कि इंडिया गठबंधन के लोग जो है वो तो कह रहे बाकी भी कर देंगे, बाकी में भी कोई दिक्कत नहीं। संजय गुप्ता जी बोल रहे हैं, हो सकता है किसी गुस्से में हो, नाराजगी में हो, और लेकिन इंडिया गठबंधन आपको बिहार में पूरी तरह से है, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से है, आपको देश के बाकी हिस्सों में आम आदमी पार्टी के साथ, लेफ्ट के साथ जिस रूप में है वो है। और इंडिया गठबंधन बिखर गया ये बोलने का तो कोई दिखता नहीं है, अपने स्तर पर है, सामने है, सबके सामने। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई को लेकर के आप डीके शिव कुमार का उदाहरण लीजिए। अरे जेल में उनके पिताजी मर गए, अंतिम संस्कार में नहीं जा सके और वो बाद में बरी हो गए, जेल में सड़ते रहे। तो ये भी दौर देखना पड़ता है।
और ईडी सीबीआई जिस तरीके से 5,500 केस, जिस तरह से पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ में जांच करना, एक भी सरकार के से जुड़े हुए लोगों को नहीं करना, सरकार में जुड़ जाने पे छोड़ देना, इस तरीके से जो दिख रहा है। संजय राउत कौन सा जाके सरकार में जुड़ गए हो, तो अभी भी मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं, गंभीर एलिगेशंस लगाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ संजय राउत गए ना, जेल गए ना, तो बाहर तो आ गए, बाहर तो कोई कभी भी तो आएगा, बाहर तो डीके शिव कुमार भी आ गए, तो सिसोदिया तो नहीं आए, संजय सिंह नहीं आए, इसीलिए नहीं आए क्योंकि आप जानते हैं कि ईडी के पास में पीएमएलए जैसा एक्ट है, पीएमएलए लगा देंगे, नहीं आएंगे, नहीं लगा। संजय राउत पर पीएमएलए लगा था क्या? लगता तो नहीं आती हो बाहर। वो ईडी का आप समझिए कि स्पेशल के उनको दे दिया गया है, अब उसका दुरुपयोग होने लगेगा तो वही तो सामने डीके शिव कुमार उसका ताजा उदाहरण। दुरुपयोग तो कोर्ट में तय होगा ना सर। नहीं कैसे नहीं तय होगा, बीजेपी के दफ्तर में तो सुनवाई चल नहीं रही है। डीके शिव कुमार का केस कोर्ट से बाहर हम बोल रहे हैं ना, डीके शिव कुमार का इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि वो बरी हो गए, इसीलिए बोल पा रहे हैं, नहीं तो नहीं बोल पाते। आप कह रहे थे डीके शिव कुमार को भी दोषी बताया जा रहा था। इसी तरीके से कि बहुत सारे अभी तो ईडी ने भाई पीएमएलए के जो आरोपी था उसको बेल होने कैसे दे दिया, ये ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल वाले केस में जो ये हैं क्या रेड्डी नाम है, उसको कैसे बेल होने दे दिया भाई? उस समय आप पैसा भी ले रहे हैं, चंदा भी ले रहे हैं, पूरे एक अभियुक्त से पैसा लिया जाता है, चंदा लिया जाता है क्या? ईडी और बीजेपी की मिली भगत दिख रही है तब तो सवाल उठ रहे हैं, ऐसे थोड़े सवाल उठ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि 24 के इलेक्शन के पहले एसएन सिंह जी इसका जवाब देंगे। एसएन सिंह जी, विवेक जी, मैं कह रहा हूं कि कुछ दिन के बाद प्रेम जी पे आरोप लगने लगेगा कि ये कहीं बीजेपी के तो नहीं हो गए, क्योंकि ये सही राय नहीं दे रहे। सही राय देना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म धन तीन कर होई बेगही नाथ। अरे प्रेम जी, आप देख रहे हैं कि टीएमसी अलग हो गई, आप कह रहे हैं कि नहीं वो इंडिया अलायंस से अलग ही नहीं हुई। कहाँ अलग हुई है? जेडीयू अलग हो गई। नहीं अलग होने का ऐलान नहीं किया, अलग चुनाव वो लड़ रहे हैं, पोस्ट इलेक्शन उन्होंने स्पष्ट किया हम इंडिया अलायंस में है, कुछ दिन के बाद इंडिया अलायंस में है, उन्होंने बार बोला है। क्या मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग कहेंगे कि प्रेम जी मिल गए थे, इस नाते आप अच्छी राय दीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि अच्छी बात है, लोकतंत्र में हमारे एक मित्र कह रहे थे जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि वो देश के लिए कोई रणनीति बनाए। प्रेम जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जब कांग्रेस की सरकार रहती है तभी लोकतंत्र रहता है? किन रणनीतियों के तहत आप जा रहे हैं चुनाव में? नहीं मोदी जी को गाली देना है, मोदी जी को हटाना है, क्यों मोदी जी उजाला कर दिए, क्यों मोदी जी उज्ज्वला दे दिए, क्यों मोदी जी किसान सम्मान निधि दे दीजिए। अरे भैया, आप लोगों की भी सरकारें थी, आप दिए होते, आप नहीं किए, आप पछताए होत क्या? जब चिड़िया चुन गई खेत, जब देश की जनता मोदी जी को पसंद कर रही है तो आपके गाली देने से तो कुछ नहीं होगा। आप बताइए, कोई भी इंडिया अलायंस का नेता अपनी नीति को विवेक जी आज तक स्पष्ट किया नहीं। देश खतरे में है। अरे किस बात के खतरे में भाई? कर्नाटक में आपकी सरकार बनती है, कह रहे नहीं देश का बंटवारा होगा। पंजाब में देख लीजिए कौन कौन सी बात करते हैं, खालिस्तान की चर्चा कहां से छेड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कहीं देश उस खतरे में नहीं है, खतरे में परिवारवादी पार्टियां, नीति नियत और नेता तीनों का क्राइसिस चल रहा है। विकास पार्टियों पे भरोसा है जी। आप कह रहे हैं नीति नियत और नेता तीनों का क्राइसिस। जोशी जी इसका जवाब लूंगा, लेकिन संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय राणा जी, देखिए, मेरा काम, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ जो भी डिबेट हो सत्यता पे हो। जब कुछ समर्थित पत्रकार आकर के टीवी डिबेट में अगर झूठ बोले, मुझे क्षमा करिएगा प्रेम जी, ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार नहीं किया था। झूठा बोल अरे सर सुन लीजिए सर, आप अभी दिखा रहा हूं, अभी बता कंटेंट रखिए। अरे बता रहा हूं सर, एक बार क्या बोल रहे हैं, कंटेंट आपको झूठ का पर्दाफाश करना मेरा काम है। झूठा बोल रहे हैं, बात तो इन्होंने बोला संजय भाई से हमारे कि संजय राउत साहब को ईडी ने अरेस्ट नहीं किया था। अरे भैया, 31 जुलाई 2022 को जाके देखिए पीएमएलए लगा था। मैंने ये पूछा, पीएमएलए लगा था, बताइए। बिल्कुल लगा था, बिल्कुल लगा था। आपको पता नहीं है, टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं आपको। अरे मान्यवर द हिंदू में छपा है 31 जुलाई 2022 ईडी ने अरेस्ट किया, पीएमएलए नहीं लगा था। अरे बलाट कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, उनको प्रस्तुत किया गया उनके कोर्ट में, अरे ईडी कोर्ट में। अरे आप बोल रहे हो कि ईडी ने अरेस्ट नहीं किया? अरे गजब का अरेस्ट किया। अरे वो कह रहे ईडी ने अरेस्ट किया, पीएमएलए एक्ट नहीं लगा। सर ये देखिए सर,
ये द हिंदू का आर्टिकल में दिखा रहा हूं। दिखाइए, अरे सर ये पढ़ लीजिए पीसीआर, अरे पढ़े लिखे आप पत्रकार है, कम से कम ऐसा लगा था, ये नहीं दिखा सकते। अरे सर किसके अंतर्गत आता है ईडी कैसे अरेस्ट कर जबरदस्ती सकती? किसके ईडी अंतर्गत कभी आता है? भी एक अगर झूठ मनी आप बोल लॉन्ड्रिंग रहे नहीं हैं, होगी तो झूठ नहीं आप अरेस्ट बता कर रहे सकती हैं, है। जानकारी आपको आपके पता पास नहीं नहीं है, है, आपके और साथ आप हमें प्रॉब्लम क्या झूठा है? बता रहे हैं। आप आंख बंद करके बात करते हैं और सिर्फ सरकार की आलोचना करते हैं। संजय भाई ने सही बोला, गलत अगर मत आप बोलिए, देखिए मैं मत बोल रहा बोलिए। हूं पीएलएमएल के अंतर्गत आप तो पीएलएमए बोल रहे हैं, नाम भी नहीं पता क्या है, कानून का नाम तक पता नहीं है। संजय राउत का नाम नहीं पता है? नहीं, आपको कानून भी गलत बोल रहे हैं। पीएलएमए क्या क्या बोल रहे हैं? आप बोले ईडी ने अरेस्ट किया, आप पीएलएमए बोले, वो तो सही से बोल रहे हैं, क्या नाम है? कौन सा एक्ट है? सुनाता हूं, एक्ट का नाम तक पता नहीं है भैया, एक्ट का नाम भी पता नहीं है। आप ये बड़े टीवी कर रहे हैं। ये देखिए संजय राउत विल प्रोड्यूस बिफोर, अरे मैं पढ़ के सुना रहा हूं, अरे आप संजय राउत विल प्रोड्यूस बिफोर स्पेशल एमएलए कोर्ट। अरे सर झूठ बोलना बंद कर दीजिए, नाम बोल दीजिए। देखिए ये डिबेट पीएमएलए को लेकर नहीं है और ना ही ईडी को लेकर। देखिए विवेक भाई, इसका ये डिबेट हमारा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार से उम्मीद की जा सकती है। नहीं, किसी खबर को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति कभी कभी मैं इसको क्लियर कर देता हूं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय जी जल्दी से। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, वो अदालत ही पीएमएलए की थी और उन्हीं को प्रस्तुत किया जाता है जिससे पीएमएलए लगती है। बिल्कुल। तो विवेक जी के प्रेम जी के पास सही सूचना नहीं है इस मामले में। बिल्कुल सही। तो ठीक है, पीएमएलए लगा था, ये पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लगाया गया था, ये ऐसी जानकारी इंटरनेट पर है। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से 10 सेकंड। जोशी जी 10 सेकंड प्लीज। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी हैं वो कह रहे थे देश बचाने की। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश बचाना, लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना किस प्रकार कहते हैं, वो होता है चंडीगढ़ में। जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चंडीगढ़ में लोकतंत्र की लूट हुई, और अगर ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता ना तो हम सब जितने लोग बैठे, देशवासी बैठे, हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, क्योंकि आप अगर आगे तो ना देश बचेगा ना एसएनसी 10 सेकंड काउंटर, जल्दी से 10 सेकंड। एसएनसी 10 सेकंड देख लिया ऑन कैमरा। ठीक है जोशी जी, एसएनसी 10 सेकंड काउंटर आपका। विवेक जी यही समाजवादी पार्टी की भूल है, इसी भूल के नाते आज ये हालत हो गई है। भाई जम्मू कश्मीर की बहाने नहीं थी, जहां पे पोस्टर लगा के कहा गया कि आप खाली कर दीजिए नहीं तो आपके आबरू को लूट लिया जाएगा, और लूटा गया। पश्चिम बंगाल में तो ठीक है, ये वार पलटवार का सिलसिला यूं ही चुनाव तक चलता रहेगा, ये बात भी तय है, और इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज आमने सामने होती रहेंगी। लेकिन फिलहाल ये दंगल और ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है। 24 के चुनाव में वार पलटवार दोनों तरफ से लगातार जारी, इस पर हमारी नजर आएगी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए।